यार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT JEE। अपन ने लास्ट क्लास में यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरा पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसे बहुत अच्छी तरीके से खत्म कर लिया था। उसकी जो एप्लीकेशन बन सकती थी वो वाले पार्ट को अपन देख चुके थे। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है भाई, जाए उस वीडियो पर, उन वीडियो को देखे फिर लोड कराए भाई। ठीक है, मतलब किसी भी वीडियो को छोड़ना नहीं है यार, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए हमारे पेपर में पता नहीं है, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमारे पास निकल रही है वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसे आप EN के नाम से जानते हो, किसके नाम से जानते हो भाई? EN कौन? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, EN के नाम से जानते हो। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है इसे बहुत आराम से समझना। जैसे कि आपके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है, किसके बीच में? Cl और F के बीच में, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, आप जानते हो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होगा। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस फ्लोरीन का होगा। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इक्वल शेयरिंग से बना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक पेयर हो गया भाई। ठीक है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसी को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब अगर थोड़ी सी बात करें तो EN जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू है फ्लोरीन के लिए वो 4 होती है। ठीक है, और क्लोरीन के लिए 3 होती है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है तो वो क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ क्या करेगा? थोड़ा सा खींचेगा। अब थोड़ी तरफ खींचेगा तो पहले बीच में था शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का लिए बराबर था, लेकिन जैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हुई तो इसने क्या करा? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट करा मतलब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कहां पर शिफ्ट हो गया? फ्लोरीन की तरफ। अगर फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, पहले ये न्यूट्रल था, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उसके पास आया है तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आया, जिसे अपन ने डेल नेगेटिव से डिनोट कर दिया। वहीं अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर गए हैं, इस पर थोड़ी सी कमी आई है, उस कमी को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? डेल पॉजिटिव से। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि क्लोरीन पर पॉजिटिव आए, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि क्लोरीन पर पॉजिटिव आए, कि बाबा जी ये भी तो जरूरी नहीं है कि फ्लोरीन पर नेगेटिव आए। ये बात गलत है थोड़ी सी, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा EN किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। तो एक बात की तो गारंटी बाबा जी दे सकते हैं कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा और उसमें अगर फ्लोरीन इन्वॉल्व है तो उस पर डेल नेगेटिव चार्ज हमेशा आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन क्लोरीन पर हमेशा पॉजिटिव आए ये जरूरी नहीं। जैसे कि आप समझो कि आपके पास सपोज HCl होता है, आपके पास क्या है? HCl। ठीक है, HCl बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। ये इक्वल शेयरिंग से बना है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन क्या है? क्लोरीन का। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अगर EN की बात करोगे आप तो क्लोरीन की 3 होती है, अभी देखा, और हाइड्रोजन की कितनी होती है भाई? 2.1 होती है। तो क्लोरीन की EN ज्यादा है, वो क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस पर डेल नेगेटिव का चार्ज आएगा और इस पर डेल पॉजिटिव का चार्ज आएगा। मैंने कहा है कि क्लोरीन पर हमेशा पॉजिटिव आए ये जरूरी नहीं है, वो EN की वैल्यू पर डिपेंड करेगा भाई, कि यहां पर क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा है इसलिए इसने अट्रैक्ट कर लिया। तो अगर कोई पूछे कि EN क्या होता है तो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसी को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो अपन उसे कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टेंडेंसी to attract shared pair of electron in a covalent bond, उसी को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जब मैंने वैल्यू लिखी, क्या मैंने इसकी कोई यूनिट लिखी?
कि बाबा जी भूल गए होगे यूनिट लिखना, ठीक है। बाबा जी भूले नहीं है भाई, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो En होती है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना भाई इस बात पर कि इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। क्या है भाई, ये यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समझ लिया कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, जो टेंडेंसी है, उसी को तुमने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब ऐसे फैक्टर्स अपन देखने वाले हैं जो En को बढ़ाएंगे, जो En को कम करेंगे। मतलब उन फैक्टर को चेंज करने पर En किस तरह से चेंज होता है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग En। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे En को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है आपके पास वो है साइज, वो है साइज। अब साइज को चेंज करने पर En किस तरह से चेंज होता है, थोड़ा सा इस चीज को फील करने की कोशिश करें, इसका थोड़ा सा फील लेंगे कि यहां पर समझो कि अगर कोई एटम है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होती है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का होता है, एक इलेक्ट्रॉन ही सामने वाले एटम का होता है, ठीक है। अब अगर किसी ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा सा सोचो कि इस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे कौन अट्रैक्ट कर रहा है। बेसिकली न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर होता क्या है, जैसे कि समझना कि आपके पास HCl है, जैसे HF की बात करते हैं कि HF जो होगा वो कैसे होगा कि यहां पर ये हाइड्रोजन और उसकी एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। आपके पास फ्लोरीन है तो यहां पर फ्लोरीन की दो शेल हैं, ये रहे और एक ये रही, इसमें इसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब ये जो पेयरिंग हुई है वो इन दोनों के बीच में हुई, ये जो शेयरिंग हुई है वो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में हुई है। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बीच में, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आपकी साइज ज्यादा हो जाती है, साइज ज्यादा हो जाएगी मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे अट्रैक्ट कौन कर रहा है, मेनली न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। अगर साइज ज्यादा हो जाएगी तो न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये HF की बात हुई। HCl की अगर फील लें थोड़ा सा कि HCl का फील लेते हैं, चलो HCl का फील लेते हैं। HCl का ये H, ये रहा एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और Cl का फील लेते हैं अपन, यहां देखो Cl का फील लेते हैं, यहां देखो ये न्यूक्लियस, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, ठीक है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर भी देखो कि ये इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही होगी एक एक इलेक्ट्रॉन की। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि यहां पर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आया, सपोज ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आया, ठीक है। अब फ्लोरीन की ये है, फ्लोरीन और इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो डिस्टेंस है वो ये है। क्लोरीन के न्यूक्लियस और इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो दूरी है वो इतनी, ठीक है। अब यहां पर एक बात देख रहे हो कि फ्लोरीन से ज्यादा दूरी क्लोरीन में आ गई, मतलब फ्लोरीन से ज्यादा साइज किसका है, क्लोरीन का साइज ज्यादा है। ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, एक बात तो जानते हैं, ठीक है। अब अगर साइज बढ़ गया है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की पावर होगी, इस न्यूक्लियस ही खींच रहा होगा भाई, इसे न्यूक्लियस ही खींच रहा होगा, ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा भाई, ये न्यूक्लियस ही इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब यहां पर अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये जो फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के जो बीच में लग रही होगी, साइज ज्यादा होने से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक बात यहां से समझ आई है कि यहां पर जो फ्लोरीन होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा। वहीं ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है भाई, ये क्लोरीन है, समझना, ये क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। तो जो क्लोरीन होगा वो उतनी फोर्स से नहीं खींच रहा होगा जितनी फोर्स से कौन खींच रहा है, फ्लोरीन खींच रहा है। क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर डिस्टेंस कम है, आपने पढ़ा होगा ना भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर देखो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर अगर बात करें तो डिस्टेंस क्या है, यहां पर
कम है। डिस्टेंस कम है मतलब आर कम है, आर कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। वहीं अगर बात करें तो यहां पर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, मतलब दूरी ज्यादा है। अगर दूरी ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो एक बात तो समझ आ रही है यहां पर कि अगर साइज ज्यादा होता है तो जो फोर्स लगता है किस किस के बीच में, शेयर्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो क्या हो जाता है, साइज ज्यादा होने से कम हो जाता है। और कम होगा तो उतनी फोर्स से वो खींच नहीं पाएगा जितनी फोर्स से कम साइज वाला खींच रहा है। तो इन दोनों एग्जांपल से क्या लॉजिक समझ आ रहा है, लॉजिक ये समझ आ रहा है कि जितनी ज्यादा साइज होगी, मतलब जो साइज है वो En के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, वो En के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, क्योंकि En बेसिकली क्या है, इस शेयर्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है, जो टेंडेंसी है, उसी को तुमने क्या बोला है, उसी को En बोला है। अब यहां पर अगर साइज ज्यादा होगी तो खींच नहीं पाएगा, मतलब साइज और En में क्या रिलेशन आ रहा है कि अगर साइज ज्यादा तो आपकी En क्या, तो ये यहां से कॉन्सेप्ट आता है, साइज और En मतलब फील लेना है, मतलब रटना नहीं है यार, रटोगे तो भूलने का चांस है, रटना नहीं है, समझना है, हर चीज का फील लो यार, ठीक है। फील लेके पढ़ोगे तो उनका मजा ही कुछ और होता है। तो यहां पर ये चल रहा है, साइज का क्या लोचा है कि ये चल रहा है भाई, ठीक है। पहला फैक्टर है साइज। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं कि दूसरा फैक्टर क्या आता है, कि दूसरा फैक्टर बात करते हैं कि दूसरा फैक्टर आपके पास निकल रहा है, पैन चेंज नहीं करते, ठीक है। दूसरा है आपके पास जेड इफेक्ट, कि जेड इफेक्टिव और En में क्या लोचा है भाई, यहां पे समझते हैं। जेड इफेक्टिव होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर। जेड इफेक्टिव बेसिकली और क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है, जो फोर्स है, उसी को आपने जेड इफेक्टिव बोला है, ठीक है। अब अगर किसी एटम का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, मतलब उसकी न्यूक्लियर पावर ज्यादा है। अगर न्यूक्लियर पावर ज्यादा होगी तो ये शेयर्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को बड़ी रफ्तार से, बड़ी फोर्स से, बड़ी स्ट्रेंथ से अपनी तरफ खींच सकता है। मतलब अगर आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, मतलब आपकी जो न्यूक्लियस है उसकी पावर ज्यादा है। अगर न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है तो वो शेयर्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। मतलब ऐसा समझ आ रहा है कि अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है, और न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है तो वो तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, मतलब En ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि En बेसिकली है क्या, शेयर्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, उसी को तो तुमने क्या बोला है, उसी को तुमने En बोला है। तो यहां पर अपन ने ऐसा देखा कि जो Z इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, En के। मतलब Z इफेक्टिव ज्यादा तो En ज्यादा, और Z इफेक्टिव कम तो En क्या, कम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर। फील लेना है, हर एक फैक्टर का फील है भाई, En में हर एक फैक्टर का फील है। फील मैं करवाऊंगा, बस तुम्हें कॉन्सेंट्रेट होके देखना है। यहां पर थर्ड अगर बात करें, थर्ड आता है आपके पास क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट तुम्हें पता है, मैंने पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाया था तो सबसे पहले मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव पढ़ा दिया था। क्योंकि पूरे चैप्टर यहां पर तो अपन बात ही कर रहे हैं, लेकिन पूरी इनऑर्गेनिक में भी इन दोनों कॉन्सेप्ट का बड़ा यूज है यार, ठीक है। इसलिए जब तक आपने जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट का फील नहीं लिया ना भाई, उसका फील जरूर ले लो यार, क्योंकि बहुत काम का है, ये बहुत काम का है भाई। ये कॉन्सेप्ट जो दोनों जो हैं वो बहुत काम के, और अपन ने एक वीडियो में उसे पढ़ लिया था, अपन ने एक वीडियो में इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। जिसने भी जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट का फील नहीं लिया है, अभी जाए वहां पर देखे, पीरियोडिक टेबल में आपको वीडियो मिलेगी, वहां पर जाके फील ले इनका, फिर वापस आए, क्योंकि वहां का जो फील है वो यहां पर काम आएगा, ठीक है। तो थर्ड आपके पास आ रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट। कि अब स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिपल करने की जो पावर है, इलेक्ट्रॉन को रिपल करने की जो फोर्स है, उसी को तुमने स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जो रिपल करने की पावर है, उसी को तुमने स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला। अगर रिपल्शन ज्यादा है, तुम्हें यहां पर क्या करना है, En में अट्रैक्ट करना है शेयर्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या, रिपल करने की ताकत। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगी, शेयर्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगी, तुम्हें तो खींचना है। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट और En एक दूसरे के क्या चल रहे हैं भाई, इनवर्स चल रहे हैं। अगर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो तुम्हारा En क्या होगा, कम होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट है रिपल करने की पावर और En है शेयर्ड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की पावर,
ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। तो अगर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट और ईएन में कोई रिलेशन पूछे तो अपन बता सकते हैं ना कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ईएन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ईएन, क्योंकि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा ईएन कम हो जाएगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम होगा मतलब रिपल्शन कम होगा तो अट्रैक्ट ज्यादा होगा कर सकते हो। ठीक है, ये चीज क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, नॉर्मल सी बात है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लेकिन रिपल्शन अगर ज्यादा लग जाएगा मतलब दो फोर्स काम करेंगे यहां पर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का जब इफेक्ट देख रहे हो तो दो फोर्स काम कर रहे हैं। पहला क्या काम कर रहा है कि न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है भाई, इधर खींच रहा है अपनी तरफ, और उसके अपोजिट साइड में स्क्रीनिंग इफेक्ट बाहर भगा रहा है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा रफ्तार से ज्यादा तेजी से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियस की पावर ज्यादा, न्यूक्लियस की पावर ज्यादा, वो तेजी से खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का लोचा है। फोर्थ अगर फैक्टर की बात करें, फोर्थ फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तुम्हारा दिमाग घुमाएगा ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और ईएन में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, किसी के दिमाग में आ रहा है कि यार भाई कोई स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को क्यों लेगा, कोई स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को क्यों लेगा, कि स्टेबिलिटी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन, कि अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ईएन कम हो जाएगी। थोड़ा सा सोचो कि अपन ने ईएन को क्या बोला है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। अट्रैक्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। अट्रैक्शन अलग है, एक्सेप्ट होना अलग है। समझ रहे हो, फील आ रहा है उस चीज में। ठीक है, वो वाला फील लो। ठीक है, कौन सा वाला, दूसरा वाला, कि अट्रैक्ट होना और एक्सेप्ट होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्त। ठीक है, आ रहा है ना फील वो वाला, हाँ वही वाला फील लेना है तुम्हें। ठीक है, तो यहां पर तुम क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो। इस फ्लोरीन ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है, एक्सेप्ट नहीं करा है दोस्त। ठीक है, इस क्लोरीन ने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है, अट्रैक्ट करा है। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करा है, लिया नहीं है इलेक्ट्रॉन को भाई। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और ईएन में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहां पर जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईएन की पावर क्या, 0, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रही, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रही है, क्योंकि चाहे स्टेबल हो या अनस्टेबल हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर को बता रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को डिनोट कर रहा है, एक्सेप्ट करने की पावर को डिनोट नहीं कर रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्थ फैक्टर आया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एक और फैक्टर आता है परसेंटेज एज कैरेक्टर, लेकिन उसे थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, जगह कम बची है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ फैक्टर आ रहा है यार, वो है परसेंटेज एज कैरेक्टर। कि अब देखते हैं कि परसेंटेज एज कैरेक्टर और ईएन के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमारे पास फिफ्थ फैक्टर आ रहा है, कौन सा, परसेंटेज एज कैरेक्टर। या परसेंटेज एज कैरेक्टर को चेंज करने से आपके ईएन में किस तरह से चेंजेस आते हैं, किस तरह का वेरिएशन आता है, कि ईएन बढ़ता है या कम होता है, इन सब की बात अपन अभी करने वाले हैं। जैसा कि परसेंटेज एज कैरेक्टर को समझते हैं कि परसेंटेज एज कैरेक्टर क्या होता है भाई। यहां पर थोड़ा सा देखते हैं कि आपके पास एग्जांपल है कुछ इस तरह से, कि आपके पास एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि आपके पास एग्जांपल है क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहां पर आपके पास दूसरा एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके पास एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब आप अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ठीक है, कई सारी चीजें देखेंगे, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करेंगे, यहां पर परसेंटेज पी कैरेक्टर की बात करेंगे, देन ईएन पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देख रहे हो, इस कार्बन को अगर थोड़ा गौर से देखो, इस कार्बन को थोड़ा गौर से देखो, इस कार्बन को अगर गौर से देखोगे तो यहां पर ये जो कार्बन है वहां पर सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। एक सिग्मा ये रहा, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 1 सिग्मा 2 पाई है, और एक हाइड्रोजन के साथ एक और सिग्मा है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp होगा। वहीं अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, 0 लोन पेयर हैं, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2।
यहां पर इस कार्बन को देखोगे तो यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, 0 लोन पेयर हैं, तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आने वाला जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग उसमें अपन हाइब्रिडाइजेशन पूरा बेसिक से सीखेंगे, और 2 सेकंड लगता है आपको ये देखने में कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई। ठीक है, तो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो अभी के लिए इतना समझ लो कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, अगर इनका सम अगर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और 3 होता है तो sp2, और 4 होता है तो sp3 होने वाला है। तो यहां पर sp है, sp2 है और sp3 है। अब यहां पर थोड़ा गौर से देखेंगे कि अगर यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है भाई, यहां पर 50% है। sp2 में बात करें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है भाई, 33.33% है। कोई आपसे बोले कि इस sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है भाई, 25% है। अब यहां पर अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर की बात करें तो यहां पर परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 50%। यहां पर कितना होगा भाई, 66.66%। यहां पर कितना होगा भाई, 75%। एक बात देख रहे हो कि यहां पर जो ऊपर से नीचे जब तुम मूव कर रहे हो तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। पहले 50% था, फिर 33.33% आ गया, फिर 25% आ गया। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। तो अब अगर ईएन की बात करें ना, तो इनका जो ईएन होता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का जो ईएन होता है वो होता है 3.25, ठीक है, और यहां पर sp2 कार्बन का होता है 2.75 और सिंगल बॉन्डेड कार्बन का होता है 2.5। तो एक बात आपने देखी कि जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर कम होता है वैसे वैसे आपका ईएन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा, ईएन ज्यादा, परसेंटेज कैरेक्टर कम, ईएन कम। अब लॉजिक समझ नहीं आता कि परसेंटेज कैरेक्टर और ईएन के बीच में क्या ऐसा हो गया, ठीक है, क्या चक्कर है दया, मतलब क्या चक्कर है कि एस कैरेक्टर जैसे बढ़ रहा है, जैसे कम हो रहा है वैसे ही ईएन हो रहा है भाई। मतलब बिल्कुल साथी साथी, सीता गीता राम श्याम सब एक जात हो रहा है भाई। अब यार इस फील लेते हैं, इस फील का क्या है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके पास कौन सा सबसेल होता है, सबसे नजदीक एस सबसेल। अगर किसी स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब वहां पर जो ऑर्बिटल होगा, जो सबसेल होगा, उसका पार्ट ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो वो न्यूक्लियस से बहुत नजदीक होता है यार। वो न्यूक्लियस से बहुत नजदीक होगा तो न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब अगर आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो आपकी ईएन ज्यादा, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम तो आपकी ईएन क्या, कम। तो याद रखना है कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है और जो ईएन है वो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि आपका अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, ईएन ज्यादा होगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, ईएन कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ वैल्यूज ऑफ ईएन की। तो अपने पास टोटल 5 फैक्टर हैं भाई। कौन कौन से, पहला साइज, दूसरा जेड इफेक्टिव, तीसरा हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट, चौथा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उस पर डिपेंड ही नहीं करता ईएन, और पांचवा आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू ऑफ ईएन। क्या क्या भाई, वैल्यू ऑफ ईएन। ईएन की वैल्यू देखते हैं। जैसे कि समझना कि आपके पास अगर क्या होता है, लिथियम होता है, ठीक है, आपके पास बेरिलियम होता है, आपके पास बोरोन होता है, आपके पास कार्बन, आपके पास नाइट्रोजन, आपके पास ऑक्सीजन, आपके पास फ्लोरीन, आपके पास अगर सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है, फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो इनकी वैल्यू क्या होंगी ये मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं। लिथियम की जो वैल्यू होती है वो होती है भाई 1। ईएन जो है वो एक वेक्टरलेस, वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, इस बात का ध्यान रखें। तो ईएन की, लिथियम की वैल्यू होती है 1, बेरिलियम की होती है 1.5, बोरोन की 2 होती है, कार्बन सिंगल बॉन्डेड की 2.5 अभी देखा, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की क्या होती है 4 होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? नॉर्मल सी बात है कि जो ईएन है वो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अलोंग द पीरियड कंट्रोलिंग फैक्टर, अलोंग द पीरियड अगर मूव कर रहे हो तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो ईएन की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। अपन ने अभी देखा कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो ईएन बढ़ती है, तो बढ़ रही है भाई, ठीक है। सोडियम की बात करें तो सोडियम की जो ईएन की वैल्यू होती है वो होती है 0.9, मैग्नीशियम 1.2, यहां पर 1.5, फिर 1.8, फिर 2.1, और सल्फर की होती है 2.5, क्लोरीन की होती है 3, और ब्रोमीन की होती है 2.8, और आयोडीन की होती है 2.5।
ठीक है। तो अलोंग द पीरियड आपका Z इफेक्टिव बढ़ता है, आपकी EN की वैल्यू बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में अलोंग द ग्रुप मूव कर रहे हो, साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो EN कम हो रही है। देखो फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3 है, ब्रोमीन की 2.8 है और आयोडीन की 2.5 है। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो EN की वैल्यू कम हो रही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है कि जो लिथियम वाला सेकंड पीरियड है उसमें 0.5 से बढ़ती है ज्यादातर, लेकिन और यहां पर जो थर्ड पीरियड है उसमें 0.3 से बढ़ती है, लेकिन यहां पर चेंज आता है। याद रखना कि ये 2.1 तक तो सही चलेगा, यहां पर थोड़ा चेंज आएगा। हैलोजन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी होती है। क्या ट्रिक है देख लो भाई। ठीक है, ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है ये क्या क्या कि फोन कॉल, समझ रहे हो? फोन कॉल, फोन कॉल मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा भाई, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन इक्वल टू क्लोरीन, फोन इक्वल टू कोल। ये 4 है, ये 3.5 है, ये 3 है और ये कितना है? 3 है। फिर आता है आपका CSI। CSI जानते हो? CSI ऐसा लग रहा है मिलिट्री हो, कोई पुलिस वाला हो भाई, CSI। ठीक है, CSI का जो होता है वो होता है 2.5। तो CSI में ये जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड है, याद रखना। सिंगल बॉन्डेड कार्बन की ही जो EN होती है वो 2.5 होती है। अगर कोई बात करें pH, फॉस्फोरस हाइड्रोजन, वो कितना भाई? 2.1। तो ये ट्रिक से आप इन सारे एलिमेंट्स को याद रख सकते हो। फोन कॉल, CSI, pH। फोन कॉल 4, 3.5, 333, CSI 2.5, pH 2.1। ब्रोमीन आयोडीन का याद रखना है, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात हुई ऐसे फैक्टर्स की जो हमारे EN को क्या कर सकते? अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यार कि पीरियोडिसिटी क्या हो रही है। पीरियोडिसिटी क्या हो रही है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर या टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करने पर होने क्या वाला है। पीरियोडिसिटी की बात करते हैं थोड़ी सी। यहां देखो, अगर मैं पीरियोडिसिटी बनाना चाहता हूं, अगर मैं पीरियड में मूव करूं, पीरियड में मूव कर रहा हूं कहां से? लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करने से हो क्या रहा है? लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे मूव कर रहा हूं मेरा Z इफेक्टिव क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो मेरा EN भी क्या होगा? कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, क्योंकि आपका न्यूक्लियस मजबूत हो गया है। और न्यूक्लियस मजबूत हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो EN क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, EN बढ़ रहा है अलोंग द पीरियड। अलोंग द ग्रुप बात करते हैं। अलोंग द ग्रुप क्या चक्कर है भाई, वो भी सीखते हैं, आ जाओ। ठीक है, अलोंग द ग्रुप क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, ऊपर से नीचे जा रहा हूं, ऊपर से नीचे जा रहा हूं। ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे जाने पर हर एक पीरियड में नई नई शेल ऐड होती जा रही है, और जैसे जैसे नई नई शेल ऐड होती जाएगी वैसे वैसे एटम का साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब ऊपर से नीचे क्या हो रहा है भाई? ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं, और शेल बढ़ रही है तो साइज भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। और साइज बढ़ रहा है तो EN क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी, क्योंकि साइज ज्यादा, तो जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो क्या हो रही होगी? कम हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। और डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। मतलब यहां पर EN क्या हो रही है? कम हो रही है। अलोंग द पीरियड मूव कर रहा हूं, कहां से कहां? लेफ्ट टू राइट जाने पर EN बढ़ रही है, और ऊपर से नीचे मूव करूंगा तो EN क्या हो रही है? कम हो रही है। ये पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि बोरोन फैमिली में, ठीक है, बोरोन फैमिली की थोड़ी सी बात करते हैं यार। बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली की बात करते हैं। बोरोन फैमिली, अब बोरोन फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं थोड़ा सा देखते हैं। बोरोन फैमिली में मेंबर हैं आपके पास बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। बैगन, आलू, गाजर, इन थेला, ये आपके एलिमेंट्स हैं बोरोन फैमिली के। बैगन, आलू, गाजर, इन थेला। ठीक है, मटर नहीं है सर इसमें, ठीक है, अभी नहीं आई है बेटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि बैगन, आलू, गाजर, इन थेला। मटर नहीं है भाई। ठीक है, बात करते हैं अब इसकी। तो यहाँ पर अगर EN की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर आपकी EN क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, कंफर्म बात है। तो यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि बोरोन की EN सबसे ज्यादा होती है, फिर गैलियम की होती है, फिर इंडियम की होती है, फिर थेलियम की होती है, और सबसे बाद में किसकी होती है? एल्युमिनियम की होती है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू बात करें तो 2, यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 1.5, देन 1.6, देन 1.7, देन 1.8। एल्युमिनियम की जो EN होती है वो उसके फैमिली में क्या होती है? मिनिमम होती है। क्या होती है? मिनिमम होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर डी ब्लॉक वालों के लिए बात करें, क्या डी ब्लॉक वालों के लिए बताओ? डी ब्लॉक वाले, चलो आ जाओ, डी ब्लॉक वालों के लिए बात कर लेते हैं।
डी ब्लॉक वालों के लिए कौन कौन से हैं भाई? ठीक है, अपन कंपेयर कर रहे हैं 3D सीरीज, 4D एंड 5D, 3D 4D और 5D में अपन कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो अपन 3D 4D और 5D में कंपैरिजन कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप को छोड़कर, याद रखें एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप को छोड़कर ये बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा देखा जाता है कि आईपी का किस तरह का आया था भाई? आईपी का आया था कि भाई जो 3D था उसका जो आईपी था वो 4D से क्या था, ज्यादा था, और जो 5D था उसका जो आईपी था वो 4D से ज्यादा आ रहा था। तो इस तरह का आ रहा था। यही EN का होता है, यही EN का होता है, क्योंकि वहां पर भी Z इफेक्टिव काम कर रहा था। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रही थी, यहां पर भी अट्रैक्शन फोर्स काम कर रही है। तो EN का ऑर्डर तो यही होता है। लेकिन यहां पर एक बड़ा एक्सेप्शन देखा जाता है, यहां पर एक बड़ा एक्सेप्शन देखा जाता है। एक्सेप्शन आता है भाई कौन सी में? जिंक, कैडमियम, मरकुरी में एक्सेप्शन देखा जाता है। कहां पर? जिंक, कैडमियम, मरकुरी। कौन कौन? जिंक, कैडमियम और मरकुरी। जिंक, कैडमियम और मरकुरी। अब ये किस तरह का रिलेशन देखा जाता है कि ऐसा देखा जाता है कि जिंक जो होता है ना, उससे ज्यादा EN जो होती है वो कैडमियम की होती है, और कैडमियम से ज्यादा जो EN होती है वो मरकुरी की होती है भाई। इस तरह का एक एक्सेप्शन देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये बड़ा फेमस सा एक्सेप्शन है, कई बार नीट जेईई में आ चुका है, कई बार नीट जेईई में आ चुका है। तो इस एक्सेप्शन को मार्क करो स्टार। क्या मार्क करोगे? स्टार। कितने स्टार? 3 स्टार। 3 स्टार है भाई। ठीक है, एक्सेप्शन ये ध्यान रखना। तो यहां पर EN में एक ही एक्सेप्शन देखा गया ये। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है EN की, ये पूरी कहानी है EN की। बस इतना सा समझना है EN, अगर इतना सा आ गया तो EN पूरा दिमाग में घूमने वाला है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज अपन ने कवर कर लिया है EN का जो भी बेसिक था ना, वो सारा का सारा अपन कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये आ गया, मतलब EN की जो एप्लीकेशन आने वाली है वो तो आप बहुत रफ्तार में खेलोगे यार उसके साथ। तो ठीक है, तो इसका फील लिया अपन ने EN का। नेक्स्ट क्लास में अपन एप्लीकेशन देखेंगे किसकी? EN की, कि EN में क्या क्या और एप्लीकेशन बन सकती है। मतलब दिमाग चलाना है। कोई बोलता है ना कि इनऑर्गेनिक याद करनी पड़ती है, इनऑर्गेनिक रटना नहीं है भाई, हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। सही आदमी से पढ़ो, सही टीचर से पढ़ो, तो वो बताएगा कि भाई ये है भाई, ये चीजें चल रही हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये चल रहा है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने वाली हैं यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से अपन EN को पढ़ेंगे और EN को खत्म करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।